बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। 20 दिसंबर और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर एक दफ़ा फिर वाशिंगटन डीसी से, एक दफ़ा फिर एक और खुशखबरी, और वो खुशखबरी ये है कि किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो जाएगा। जी हाँ, रिचर्ड ग्रैनल ने हाथ में हथौड़ा पकड़ा हुआ है और हथौड़े से हर वो कील जो चुभ रहा था, हर वो कील जो पब्लिक को तकलीफ दे रहा था, हर वो कील जो अपने आप को बगैर किसी आइन कानून के ताबे समझता था, अब उसको बराबर करना शुरू किया है और उसी हथौड़े से उसकी मरम्मत करनी शुरू की है किसी ने और नहीं बल्कि वन एंड ओनली रिचर्ड ग्रैनल ने। हमने ये तो देखा था कि उन्होंने चौधरी निज़ामुद्दीन और उसके हवारी मीडिया या टाउट मीडिया जो था उनके ऊपर एक्शन लिया था। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो पाकिस्तान में उनके सहूलतकार हैं उनके खिलाफ भी बातचीत शुरू हो गई थी, चले कोई एक्शन तो नहीं। लेकिन अब आज जो खबर आपको सुनाऊंगा वो आप हैरान हो जाएंगे कि अब रिचर्ड ग्रैनल का हथौड़ा जो है, जो अमेरिका में मौजूद चौधरी निज़ामुद्दीन के सहूलतकार थे, उनके ऊपर भी चलना शुरू होने वाला है। जी हाँ, आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये जब सदर ट्रंप के आखिरी दिन थे, 2020 की बात है, तो उस वक्त जो अमरीकी एम्बेसी थी वो भी, क्योंकि आपको पता ही है कि सदर ट्रंप जो हैं उनके खिलाफ अमेरिका की पूरी इस्टेब्लिशमेंट थी और वो किसी सूरत सदर ट्रंप को पहले ही सदर नहीं देखना चाहते थे और उसके बाद तो वो कभी नहीं चाहते थे कि वो सदर रहें। वहाँ पर भी इलेक्शन में धांधली करना या दूसरी चीज़ों के बारे में पहले ही सोच लिया गया था और ये फैसला कर लिया गया था कि हर सूरत प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है वो हराना है और सिस्टम से बाहर निकालना है। तो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के ताबे ही जाहिर है जो अमेरिका की एम्बेसी पाकिस्तान में थी वो भी थी। तो 2020 का ये एक ट्वीट आप देखिए ज़रा। ये एहसन इकबाल जो इनके सबसे समझदार पढ़े लिखे हैं, अंधों में काने राजे आप कह लें, जो सबसे इनका समझदार बच्चा है, ये हरकत उसने मारी थी। आजकल जैसे मुन्ना मुनीब फारूक हरकतें कर रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से एहसन इकबाल साहब ने ये हरकत मारी थी। हरकत क्या मारी थी कि उस वक्त उन्होंने ऐसे ट्वीट किए थे जो हम स्क्रीन पर आपके सामने रख रहे हैं कि यकीन नहीं आता था कि ये बंदा किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सदर बाइडन ने हमें खासा नुकसान पहुंचाया, साइफर हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है और उनको किसी सूरत भी डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ कोई ऐसे ट्वीट नहीं करने चाहिए, क्योंकि कल को हो सकता है तहरीक इंसाफ कभी हुकूमत में हो और उसी वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी भी कभी हुकूमत में हो, तो फिर आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे सबको। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, इमरान खान साहब का कहना है ये, और आपके सामने हम रखते रहते हैं कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से हम कोशिश भी नहीं करते। और जो एहसन इकबाल हैं वो भले पढ़े लिखे लगते हैं लेकिन हैं तो इन्हीं में से ना, कितने के पढ़े लिखे होंगे, दिमागी तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, डिग्री तो होगी। अब एहसन इकबाल साहब ने आओ देखा ना ताओ, जब ट्रंप जो हैं वो ऑफिस से जा रहे थे, क्योंकि उनके मरासम इमरान खान के साथ अच्छे थे और इनकी जो अकल है, जो इनकी सोच है फॉरेन पॉलिसी के अंदर या ओवरऑल भी ज़िंदगी में, इनकी सोच क्या है कि किसी को ख़रीद लो और या फिर किसी की किरदार कशी करो। मतलब अगर कोई ख़रीदा ना जाए तो ये उसकी करैक्टर असैसिनेशन करते हैं। ये शरीफ ख़ानदान को, नून लीग को, ये दो ही काम आते हैं, या टिपिकल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ये दो ही काम होते हैं और इसका सेहरा चौधरी निज़ामुद्दीन के सर जाता है, क्योंकि उन्होंने यही तरीका उन्होंने अपना रखा है सियासतदानों को कंट्रोल करने का पहले दिन से। अब चौधरी निज़ामुद्दीन खुद भी यही करते हैं कि अगर कोई उनके काबू नहीं आता उसको डराते हैं या उसको ख़रीदते हैं, अगर काबू नहीं आता तो फिर उसकी करैक्टर असैसिनेशन की जाती है। अब जब सदर ट्रंप जा रहे थे ऑफिस से तो एहसन इकबाल साहब ने यही हरकतें सदर ट्रंप के साथ की। एक ट्वीट नहीं है, बेशुमार ट्वीट है सदर ट्रंप के ऊपर कि एक फनेटिक हैं, सदर ट्रंप जो हैं वो एक लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वाला शख्स है। फिर जब उनके जो मुजाहरीन थे, जो सदर ट्रंप के इलेक्शन चोरी होने के जो दावे थे उनके बारे में, जो वाशिंगटन में मुजाहरा कर रहे थे, उनको भी इमरान खान के जो फॉलोअर्स थे उनके साथ मिलाया, कहा कि ये कज़न्स हैं आपस में, जो ट्रंप के फॉलोअर हैं और इमरान खान के फॉलोअर हैं, ये दोनों कानून और आइन को नहीं मानते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तो आपने हमला करना ही करना था, इमरान खान पर तो करना ही करना था। ये अपनी डी से निकल के, अपनी कैपेसिटी से निकल के, उर्फ़े आम में अपनी सियासी औकात से निकल कर इन्होंने सदर ट्रंप और अमेरिका पर भी गोलाबारी शुरू कर दी।
उस वक्त कोई पटवारी बैठा होगा या तो इन्होंने भर्ती करवा दिया होगा, लग नहीं रहा, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी पाकिस्तानी के पास अमेरिकी एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है उसका ट्विटर हैंडल हो। बहरहाल एहसन इकबाल ने जो घटिया किस्म के ट्वीट्स किए उनको उस वक्त की अमेरिकी एम्बेसी ने रीट्वीट किया। उस वक्त शायद सबसे पहले या चंद लोग जो सबसे पहले जिन्होंने इसे पॉइंट आउट किया था, वो मैं उस वक्त इमरान खान साहब का स्पोक्स पर्सन था, उनके साथ काम करता था। तो उस वक्त मैंने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि ये कैसे मुमकिन है कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़, क्योंकि ट्रंप अभी भी यूएस के प्रेसिडेंट थे उस टाइम भी, अमेरिकी एम्बेसी जो है वो ऐसे वाहियात किस्म के ट्वीट्स जो हैं उन्हें रीट्वीट कर रही है। तो ये माजरा सारे का सारा क्या है? उस वक्त एम्बेसी ने कोई जवाब नहीं दिया और उस रीट्वीट को ख़त्म कर दिया था फौरी तौर पर मेरे ट्वीट के बाद। लेकिन अब मामलात जो हैं वो सामने चल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं वो हैरान कुन बातें हैं कि अब इतने सालों के बाद जब ये तमाम का तमाम जो ट्वीट था अमेरिकन एम्बेसी का, ये रिचर्ड ग्रैनल के सामने आया है, तो उन्होंने अब पता, तारीख़, एड्रेस पूछना शुरू कर दिया है कि उस वक्त तारीख़ क्या थी। असल में वो जानना ये चाह रहे हैं कि उस वक्त एम्बेसी के अंदर एम्बेसडर कौन था, उस वक्त एम्बेसी के रूह रवां कौन थे, किसने एहसन इकबाल के साथ मिलके या एहसन इकबाल को इंडोर्स किसने किया था, किसने ये सब कुछ किया था कि एहसन इकबाल पहले इतने ख़तरनाक किस्म के ट्वीट करें ट्रंप के ख़िलाफ़ और उसके बाद एम्बेसी जो है उन्हें इंडोर्स करे। बहरहाल ये अब एक नया कट्टा खुल गया है। कट्टे का मतलब ये है कि अब रिचर्ड ग्रैनल साहब जो हैं वो अब पता, एड्रेस, तारीख़ पूछते फिर रहे हैं और उन्होंने ट्विटर पे पूछी है। उसके बाद वो सीधा ही कनेक्ट हो गए हैं, मतलब तारें जुड़ गई हैं और अब बात बात पर कमेंट्री हो रही है। उन्होंने अब ये भी पूछ लिया है कि, ये तो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने पूछ लिया कि इसकी तारीख़ क्या थी जो ट्रंप के ख़िलाफ़ ट्वीट हुए थे, यकीनी तौर पर इस पर एक्शन होगा। हल्फ उन्होंने अभी नहीं लिया, हल्फ लेने में पूरा 1 महीना बाकी है। आज 20 तारीख की शाम है जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं और हल्फ उन्होंने 20 जनवरी को सदर ट्रंप ने लेना है, तो साथ ही इनकी मुद्दत मुलाजमत भी शुरू हो जानी है या तकर्री शुरू हो जानी है। तो हल्फ लेने से पूरा 1 महीना पहले क्लीन अप एक्शन शुरू हो गया है। अब आप सिर्फ अपना सीट बेल्ट बांधिए, मेरा मशवरा आपको ये है, जितनी आपने परेशानी लेनी थी काफ़ी ली है, सिट बैक एंड रिलैक्स, क्योंकि इन लोगों ने माजी में जो गंद डाला हुआ है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, वो पाकिस्तान के बाहर भी है। रिचर्ड ग्रैनल को भी इन्होंने वही उसके ऊपर फार्मूला नंबर 3 लगाया। फार्मूला नंबर 3 इनका क्या है? फार्मूला नंबर 1 है किसी को ख़रीदो, अगर वो ना बिके तो फिर उसको डराओ, उसको धमकाओ, अगर वो फिर भी ना हो तो फार्मूला नंबर 3 है उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करो। इन्होंने डायरेक्ट ही, क्योंकि ख़रीद तो सकते नहीं थे रिचर्ड ग्रैनल को और डरा भी नहीं सकते थे, तो ये तीसरे फार्मूला पे सीधा चले गए। पहले इन्होंने जियो को छोड़ा और जियो के बाद अब एहसन इकबाल की जो है वो धुलाई हो रही है। और जाहिर है दोनों उस वक्त एहसन इकबाल जो हैं वो जनरल बाजवा के इमा पर काम कर रहे थे और जियो इस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के इमा पर काम कर रहे हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट ने ही इन्हें रिचर्ड ग्रैनल के ऊपर छोड़ा कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए। ये इनका पुराना काम है, नया काम नहीं है। लेकिन आगे से रिचर्ड ग्रैनल टक्कर गया है, उसे ना ही कैरेक्टर असैसिनेशन की फ़िक्र है, ख़रीदिए उसे सकते नहीं, डरा उसे सकते नहीं। तो फिर एक ही काम है कि वो एक पंजाबी की कहानी है, कहावत है, कहानी कह दिया कि अगे जट जाने या बिजू। अब जट जो है वो इसमें मामले में रिचर्ड ग्रैनल है, बिज्जू ये हैं। अब बिज्जू और जट एक कमरे में लॉक हो गए हैं और इनके साथ वो होगा जो एक आपको और दास्तान सुना देता हूँ। मेरे साथ मेरा एक स्टाफ मेंबर था जब मैं वज़ीर आज़म के साथ तर्जुमान था, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो मेरी रेजिडेंसी इस्लामाबाद में उसके इर्द गिर्द मागला हिल्स की वजह से बहुत सारे बंदर भी रहते थे। अक्सर वो बंदर जो हैं वो अंदर भी आ जाते थे, मीन बिल्डिंग्स के अंदर भी आ जाते थे, गाड़ियों पर भी, कचरा जहाँ पड़ा हुआ है वहाँ, क्योंकि वो झुंड में फिरते थे। तो मेरे साथ एक साहब थे, स्टाफ में मेरे में काम करते थे मेरे साथ। उनको एक दिन जब वो अपने कमरे में दाखिल हुए, जो उनका रेजिडेंस का कमरा था, तो अंदर बंदर उनको नज़र आया सोफ़े पे बैठा हुआ। वो थोड़े कम पढ़े लिखे थे, स्टाफ के जो मेंबर थे, और उनका बैकग्राउंड जो था वो कुछ काश्तकारी से रिलेटेड भी था। तो कम पढ़े लिखे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि काश उन्होंने कोई किताबें बंदरों के बारे में पढ़ी होती तो उन्हें इल्म होता कि करते क्या हैं बंदरों के साथ। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं ये बंदर पकड़ लेता हूँ, इसके ऊपर कंबल फेंकता हूँ, इसे पकड़ लेता हूँ, उसके बाद इसे रस्सी बांधूंगा, इसे गांव ले जाऊंगा
और आपको जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उन्हें शायद पता नहीं कि बंदर को सुधा लेते हैं, सिखा लेते हैं, और बंदर फिर बहुत सारे एग्रीकल्चर में काम भी करता है। और कई लोगों ने गांव में बंदर रखे होते हैं जो उनके एग्रीकल्चर में, क्योंकि बंदर में एनर्जी बहुत होती है, उसको सिखा लें तो फिर वो कई काम करता है। आप देख लें किस तरीके से हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी इस्तेमाल कर रही, कई बंदरों को सुधाया हुआ है, सिखाया हुआ है, बेहतरीन काम कर रहे हैं। हाँ, ये कि कई दफ़ा वो नौटी हरकतें कर देते हैं, काम ख़राब कर देते हैं। वो अभी आपको अगली स्टोरी बताऊँगा जब आप बंदरों से काम लें तो क्या होता है। बहरहाल ये जो जवान था हमारा, जो मेरे स्टाफ में था, इसने एक कंबल उठाया और जाप बंदर के ऊपर फेंका। अब बंदर सामने बैठा कुछ खा रहा था उठा के, जो भी उस कमरे में था। इसने जब वो कमरा दरवाजे के पीछे से किसी और सबसे पहले इसने दरवाजे को कुंडी लगाई कि कहीं बंदर निकल के भाग ना जाए। अब जैसे ये कंबल फेंक रहा था या कंबल फेंकने के प्रोसेस में था, तो इसको अचानक से पता चला कि सोफे के पीछे, जो इसको नज़र नहीं आ रहे थे, 4-5 और बंदर भी थे। अब कंबल इसके हाथ से रवाना हो चुका था जब इसकी नज़र पड़ी, और बंदर तो आपको पता है कि तेज़ होता है, उसने छलांग मारी और वो कंबल से भी बच गया। और उसके बाद वही कंबल था, बंदर थे, और ये स्टाफ का हमारा बंदा था, और अंदर से चीखों की आवाज़ आ रही थी। बड़ी मुश्किल दरवाज़ा तोड़ के, जब दरवाज़ा तोड़ा तो आगे से बंदरों ने, जिन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, उनके ऊपर वो हमला आवर हो गए, क्योंकि वही दरवाज़ा था जिससे बंदर ने बाहर निकलना था बंदरों ने। बहरहाल बंदर तो निकल गए, और उस जो हमारा बंदा था उसकी जो कुटाई हुई थी, उस बेचारे को जो मार पड़ी हुई थी बंदरों से, सोजिश थी, ज़ख़म तो इतने नहीं आए लेकिन सोजिश थी, तो उसको आज तक पता है कि कभी बंदर को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी। अब ये जो इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में बंदर रखे हुए थे, इनसे भी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में तो यही काम करवाती है, किसी की करैक्टर असैसिनेशन करा लो, किसी का कुछ करा लो। लेकिन इस दफ़ा बंदरों का जो आप ये कहें मैच इन्होंने डाल दिया है बिनमांस के साथ या किसी बड़े गुरीला के साथ। तो अब रिचर्ड ग्रैनल जो है वो इनका इलाज करते भी रहेंगे और इन्हें मौके पर जुर्माना भी करते रहेंगे। अगली खबर आपके सामने रखनी है जी। कामरान खान पाकिस्तान का बड़ा नाम है, बड़े सहाफ़ी हैं। अब वो अक्सर अपने मईशत के ऊपर भी उनका बहुत गहरा इकॉनमी के ऊपर इंटरेस्ट है। एक दिन वो वीलॉग करते हैं और उसमें बताते हैं कि SIFC ने गेम उठा दी है, स्टॉक एक्सचेंज उठ गई है, पाकिस्तान की इकॉनमी रिवाइव हो गई है। जनाब जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को डूबने से बचा लिया है, निकाल के बाहर ले आए। अब अच्छे ही अच्छे दिन है, अब सब अच्छा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कामरान खान साहब अपने जो इकॉनमी से रिलेटेड वो वीलॉग्स करते हैं उनके ऊपर कहते हैं। फिर अगले दिन वो दूसरा वीलॉग करते हैं, उसमें कहते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हो गई है और आगे अंधेरा ही अंधेरा है, और इन हुक्मरानों को पता नहीं इन्होंने करना क्या है, ये मुल्क को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है। और इसका सारे का सारा कसूर जो है वो हर सूरत जनाब शहबाज शरीफ साहब का है। अब ये हमारी समझ से बाहर है कि कामरान भाई ये कैसे कर लेते हैं। SIFC और पाकिस्तान की इकॉनमी ऊपर जा रही है तो उसका सारे का सारा क्रेडिट जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, सैयद आसिम मुनीर साहब के पास है। और अगले ही दिन 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर एक और वीलॉग करते हैं जिसमें कहते हैं कि इकॉनमी डूब रही है, इकॉनमी तबाह हो गई है, इकॉनमी नीचे जा रही है, और उसका क्रेडिट जो है वो शहबाज शरीफ को दे देते हैं। तो अब क्या दोनों का क्रेडिट जो है वो सैयद आसिम मुनीर साहब को ही नहीं मिलना चाहिए? पहली बात। दूसरी बात, ये 24 घंटे के अंदर अंदर इकॉनमी ऊपर कैसे चली जाती है और नीचे कैसे चली जाती है, ये दूसरी बात। तो फिर मुझे वो मज़हर अब्बास साहब का तज्ज़िया याद आता है जो कल हमने शामिल किया था अपने शायद पंजाबी व्लॉग में, जिसमें उन्होंने नया एक बयान दिया है कि ज़ियाउल हक साहब को मुजीबुर रहमान शामी साहब और कुछ दोस्तों ने कहा, सीनियर सहाफ़ियों ने, कि आप बस जो है वो इलेक्शन के चक्रों में मत पड़ें, हम राय आमा खुद ही हमवार कर लेंगे, आप इस प्रॉब्लम में से ना गुजरे, मतलब अवाम की राय के बारे में फ़िक्र ना करें, वो राय आमा हम हमवार कर लेंगे। अब ये बात कितनी दुरुस्त है ये तो मज़हर अब्बास साहब भी बता सकते हैं, जिनकी स्टोरी है, जिन्होंने ये इंकशाफ किया है। लेकिन ये ज़रूर है कि उस ज़माने में बड़े आराम से राय आमा कंट्रोल कर ली जाती थी। अगर उसी ज़माने में हमारे कामरान भाई भी आते तो ये किसी ने सवाल ही नहीं करना था कि एक दिन में मईशत ऊपर कैसे जा सकती है और नीचे कैसे जा सकती है, आर्मी चीफ़ कैसे ठीक हैं और शहबाज शरीफ कैसे गलत हैं। अब क्योंकि सोशल मीडिया है, सवालात किए जाते हैं और इसी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि सवालात के जवाब फिर जब हम देते हैं
तो हमारा जो इतना सीनियर रुतबा होता है उसमें कमी आती है और इसलिए हमें सोशल मीडिया पे गुस्सा आता है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ जो है वो कैंपेन है। सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ कैंपेन अंदर से भी थी, बाहर से भी थी। आपने डिफरेंट जर्नलिस्टों के बयानात भी सुने, आपने शेर अफजल मरवत साहब का, दूसरे लोगों का बयान भी सुना सोशल मीडिया का। आज इमरान खान साहब ने वाज़ेह पैगाम दिया है और ये जो पार्टी के चेयरमैन गौहर खान साहब है, उन्होंने पूरी पार्टी को बताया है कि इमरान खान अपने सोशल मीडिया के बिल्कुल पीछे खड़े हैं। उन्होंने कहा है वो हमारे हीरोज़ हैं और उनके बारे में जो भी कोई स्टेटमेंट देगा ये पार्टी पॉलिसी नहीं होगी, ये उस बंदे का इंडिपेंडेंट ओपिनियन होगा। और इंडिपेंडेंट ओपिनियन का तो फिर जो भी इंडिपेंडेंट ओपिनियन का बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है, मतलब कि इंडिपेंडेंट ओपिनियन का मुकाबला भी इंडिपेंडेंट ओपिनियन से होगा। जो देगा उसको सोशल मीडिया वॉरियर बिल्कुल अपने हिसाब से जवाब दे सकते हैं। जो वॉलंटियर्स हैं सोशल मीडिया के, वो जो उनको मुनासिब लगे वो जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये आज की खबर हम आपको दे रहे हैं कि इमरान खान ने भरपूर तरीके से अपने सोशल मीडिया के पीछे वो खड़े हैं और उन्होंने फिर दोबारा से पार्टी लीडरशिप को कहा है कि जाकर सबके कानों में से निकाल दें ये बात कि सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स मेरे हीरो हैं और मुझे वो बहुत प्यारे हैं और उनके ख्याल में उनके ख़िलाफ़ कोई भी जो भी इखलाक से हटी हुई या कोई भी गलत बात जो है वो ना की जाए। और अगर किसी ने अपना पर्सनल ओपिनियन देना तो पर्सनल ओपिनियन दे, पार्टी के साथ इन मामलात को किसी सूरत ना जोड़ा जाए। इसके अलावा जी अगली ख़बर जो आपके सामने रखेंगे वो ख़बर है कि अली अमीन गंडापुर साहब और मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात की जो फुटेज आई है उसके ऊपर जो इंसाफियंस हैं वो बहुत संजीदा हैं, रंजीदा हैं, काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म है। अच्छा, अब इसमें दोनों चीज़ें आपको बड़े गौर से देखनी पड़ेंगी। देखना ये पड़ेगा कि जैसे इसमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये आपको सोचने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ। वो पॉइंट ऑफ व्यू ये है, इसकी दो जहतें हैं इस बात की। वो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये आप सबसे पहले समझ लीजिए कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं एक सूबे के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर होने के साथ साथ उन्हें चीफ मिनिस्टर के तौर पर रियासत के मामलात भी चलाने। अब वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के मसले भी होते हैं सूबे में। आपने पारा चनार देखा है, दहशत गर्दी है बॉर्डर पार और बहुत सारे मसाइल हैं। सूबे के अंदर बहुत से फॉरेन इन्वॉल्वमेंट से दहशत गर्दी करवाई जा सकती है, जिसके लिए ज़ाहिर है जो लॉ इन्फोर्समेंट की डिफरेंट एजेंसीज़ हैं उनके साथ भी बातचीत करनी है, फ़ौज से भी बात करनी है, वज़ीर दाखिला जो सेंट्रल है जैसा भी है, फॉर्म 47 का जैसा भी है इस वक्त तो वही बैठा हुआ है, उससे भी बात करनी है। तो अली अमीन गंडापुर के ऊपर ये जो तनकीद है कि वो मोहसिन नकवी को क्यों मिले हैं, ये थोड़ी नाजायज़ है मेरी ज़ाती राय में, या कम अज़ कम आप ये कह लें कि ये एक रुख है पिक्चर का कि ये थोड़ी नाजायज़ है, क्योंकि एज अ चीफ़ मिनिस्टर उन्हें हुकूमती जो ओहदेदारान हैं उनसे मिलना पड़ना है, उनके साथ काम करना पड़ना है। ये मुमकिन नहीं है कि वो उनको कह दें मैंने आज के बाद आपको नहीं मिलना, फिर सूबा नहीं चल सकता। हैविंग सेड दैट, ये तो मैंने डिफेंस आपके सामने पेश किया अली अमीन गंडापुर साहब का। अब जो इंसाफियंस कहते हैं उसमें भी वज़न है। वहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब को थोड़ा सा सोचना चाहिए और थोड़ा सा, पहली बात में मैंने उन्हें जस्टिफाई किया है, उनकी सपोर्ट की है। दूसरी बात में मेरी उनसे दरख्वास्त होगी कि वो अगली दफ़ा जब मिलें तो अपने मीडिया को थोड़ा सा मोहतात करें, क्योंकि इसमें अली अमीन गंडापुर का कसूर नहीं है, लेकिन असल में जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो इन ऑप्टिक्स को कैसे इस्तेमाल करती है, कैसे बेचती है, ये आप में से शायद किसी को ना पता हो, लेकिन वो करते हैं। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि जब अली अमीन गंडापुर को मोहसिन नकवी मिलने गए हैं तो वहाँ गाड़ी के करीब उन्होंने एक दूसरे को रिसीव किया है। ये तो एक मैंने आपको कहा प्रोटोकॉल की बात है, एक हुकूमती काम की बात है। उसके बाद वो अंदर आए हैं, वो सारे रास्ते की वीडियो बनी है। अब इस सब की वीडियो बनना ज़रूरी नहीं थी, वो रिसीव करें, उनके साथ मीटिंग भी करें, लेकिन जब ये वीडियो बनेगी कि चीफ मिनिस्टर जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए गाड़ी तक गए, इसकी वीडियो बनना ज़रूरी नहीं है। लग ये रहा है कि या तो ये मोहसिन नकवी का अपना मीडिया ये सब कुछ करता है जानबूझ के, या फिर जो अली अमीन गंडापुर साहब का मीडिया है वो ये सब कुछ करता है, जिसमें अली अमीन गंडापुर उनके साथ चल रहे हैं, उनको लेके जा रहे हैं। जाहिर है वो एक मेहमान के तौर पर उनकी मेहमान नवाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपको ये भी सोचना है कि डी चौक में इसी शख्स ने कहा कि गोलियों का एक छट्टा आएगा और सारे भाग जाएंगे और गोलियां चलाएंगे और ये करेंगे, और फिर जाहिर है जो लोगों की वहाँ शहादतें हुई उसमें ये शख्सियत शामिल है। मोहसिन नकवी के हाथों पर, मोहसिन नकवी के दामन पर इन खून को, ये तमाम शहीदों के खून के धब्बे हैं। तो इस तरह अली अमीन गंडापुर साहब को इनके साथ बिल्कुल जैसे मैंने कहा मिलना पड़ना है, मजबूरी है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज स्टिफ हो सकती है, वो बहुत फॉर्मल हो सकते हैं, उनकी ये वीडियो फुटेज बहुत लिमिटेड हो सकती है या ना ही हो,
बेहतर तो है कि कोई वीडियो फुटेज बने ही ना, और अगर बने तो बहुत लिमिटेड बने। तो इसमें इंसाफियंस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी शामिल करने की ज़रूरत है और उसको देखने की ज़रूरत है, और उसके मुताबिक थोड़ा सा अपने स्केड्यूल को और सारी चीज़ों को, क्योंकि लोगों को दुख होता है, लोगों के अपने शहीद हुए हैं, उनको दुख होता है कि जब ये लोग जो शहीद करने वाले हैं इनको अगर हम इस तरीके से मिलते हैं। खबरें और भी थी, लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।